स्वागत है साथियों। जीएस ऑनलाइन पर हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक बुक्स के अंतर्गत जो एनसीईआरटी बुक्स हैं। तो क्लास 6, 7, 8 की उसमें हम लोग जो क्लास 6 की ज्योग्राफी है, आज उसका जो चैप्टर है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर का, उसको पढ़ेंगे। और मैं हर कॉम्पिटिटिव जो कॉम्पिटिटर है उसको मैं सजेस्ट करता हूँ कि वो एनसीईआरटी की बुक्स ज़रूर पढ़े। वो कतई ना सोचे कि हम तो बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं और हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत काम की हैं और हमेशा आपको आपके आंसर्स को गलत होने से बचाती हैं और आपके नंबर सिक्योर करते हैं। तो हम लोग 6 to 8 की जितनी भी बुक हैं उनके जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपका टाइम बचाते हुए हाईलाइट करके मैं आपके सामने केवल उन्हीं पॉइंट्स को रखूँगा जो आपके काम का है। और बहुत अच्छी सीरीज़ होने वाली है, आपको उम्मीद करता हूँ कि आपके बड़े काम की होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और इसमें जो आपको कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो जो हमारी दृष्टि की सीरीज़ है वो भी हमारी चलती रहेगी। अभी हम लोग इसमें जो है एक एक सब्जेक्ट वाइज ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, उसके बाद साइंस, तो इनको हम लोग एक एक करके लेके पढ़ेंगे। बेसिक बुक्स में एनसीईआरटी में बहुत काम का है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आइए देखते हैं। ये जो पढ़ेंगे आप, यहाँ से आपके नंबर बहुत सिक्योर होते हैं और बहुत आसान लैंग्वेज में आप समझते हैं। तो बस सरसरी नज़र में पूरा एक बार वीडियो देख लीजिएगा। कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आपके आंसर डेफिनेटली सही होंगे। तो ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के बारे में देखें। पृथ्वी के आकार की बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार अपने आप में ही एक नया आकार है, क्योंकि इसको किसी आकार से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। पृथ्वी का आकार ही कहलाता है भू आभ आकार, जियोइड। क्योंकि क्या है कि ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, तो इसीलिए इसका नाम है भू आभ या जियोइड। कैसा आकार है? जियोइड है। तो ये बात समझ लीजिए। अगर आप इसको देखें ग्लोब को, तो ग्लोब पे आपको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बहुत आसानी से यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जो ऊपर वाला है ये उत्तरी ध्रुव है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। और यही लाइन को अगर पूरा मिला दें तो ये है अक्ष, इसी को कहते हैं एक्सिस। इसी एक्सिस का देखा जाता है झुकाव कितना है। तो अगर इसको लंब मान लिया जाए जिस पर यह खड़ा हुआ है, तो ये जो डिग्री आपकी बनेगी, मैं इसको सीधा कर दूँ, जो ये आपकी एक्सिस है, तो ये इस पर अगर लंबवत देखा जाए तो ये जो आपकी डिग्री बनेगी ये 23.5 डिग्री। लेकिन अगर इसको इस तरीके से देखा जाए तो 66.5 डिग्री। तो इसी तरीके से हमको इन चीज़ों को पढ़ना है और समझना है कि कितना झुकाव है, कैसे हम लोग अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं। देखिए, जब हम किसी स्थान की बात करते हैं तो बता देते हैं कि उस देश में है या वहाँ से इतनी दूरी है। लेकिन जब पृथ्वी की बात करें तब हम सापेक्षिक स्थिति नहीं बता पाते, हमें वास्तविक स्थिति बतानी होती है। जैसे आपकी एक्चुअल लोकेशन हम कैसे बता सकते हैं? तो आप जानते हैं कि आप अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड शेयर कर दीजिए, सीधा जो है आपके एड्रेस, आपके लोकेशन पर कोई पहुंच जाएगा। तो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आया कहाँ से, कैसे बना? तो इसमें जो पहली बात, तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, ये क्या पृथ्वी पर कहीं हैं? नहीं है। इनको आप पूरी पृथ्वी खोद डालेंगे तो नहीं मिलेंगी। ये क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं। तो अक्षांश और देशांतर को मिलाकर के जो एक काल्पनिक रेखा है उसी को रेखा जाल को कहते हैं। ये आपका पूरा प्रक्षेप होता है ग्लोब पर, ये पूरा माना गया, इनको कहते हैं रेखा जाल। और इसमें होती हैं अक्षांश और देशांतर। अब अक्षांश को समझेंगे तो अक्षांश का इमेज आपके सामने दिख रहा होगा। अक्षांश का जो इमेज है वो आपको, ये देखिए, इस तरीके से आपको सारी लाइनें मिलेंगी। तो पहले तो मोटा मोटा समझ लीजिए कि अक्षांश दिखती कैसे हैं। तो ये पृथ्वी पर अगर आप माला पहना दें छोटी बड़ी, तो पृथ्वी के चारों तरफ एक माला पहनाएंगे ना, तो समझ लीजिए कि उसको बराबर आकार की अगर मालाएं पहनानी है तो सबसे बीच में सबसे बड़ी माला, उसके बाद उससे छोटी माला, फिर उससे छोटी माला, फिर उससे छोटी माला, फिर उससे छोटी माला। तो बिल्कुल यही चीज़ है अक्षांशों में कि जो सर्किल है, जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होंगे, वो सर्किल छोटे होते जाएंगे अक्षांशों के। तो थोड़ा समझते हैं क्या है अक्षांश। तो पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है। यह अक्ष पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरता है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें जो पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रूप में दो ऐसे बिंदु हैं जहाँ से किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें किया ये जाता है कि भूमध्य रेखा, यानी कि जो विषुवत रेखा है, जो बीच की रेखा है, तो इस काल्पनिक रेखा है, तो दोनों ध्रुवों के बीच से एक बराबर दूरी पर है, इसी को एक लाइन मान लिया गया। तो ये पृथ्वी को मध्य से चारों ओर घेरे हुए है। तो जब मध्य से घेरे हुए हैं तो ऊपर का भाग क्या हो गया? ऊपर का भाग हो गया उत्तरी गोलार्ध, यहीं पर मान लें। तो ऊपर का भाग हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग हो गया
दक्षिणी गोलार्ध, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये आपके भूमध्य रेखा से डिसाइड हो गया, चूँकि भूमि के मध्य में तो भूमध्य विषुवत रेखा। अब समझिए कि आपने पिछली कक्षाओं में जो आपने पढ़ा होगा वो जाने होंगे कि एक बिंदु के चारों ओर, मान लीजिए ये एक बिंदु है, इसके अगर आपको चारों ओर एक पूरा चक्कर काटना है तो आपको 360 डिग्री का पूरा एंगल घूमना पड़ेगा। यानी कि 360 को अगर हम लोग बराबर बराबर बांट दें तो एक एक करके अगर माने तो 360 पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पर आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि पूरे चक्कर को यदि 360 बराबर भागों में बांटा जाए तो एक भाग कितना होगा, एक अंश होगा, यानी कि 1 डिग्री होगा। ठीक है। अब अगर इसके बीच का भी एरिया आपको निकालना है तो इसको अगर बीच को निकालेंगे तो 1 डिग्री को 60 बराबर भाग में कर दीजिए। ऐसा बंटवारे की सुविधा की दृष्टि से किया गया है। तो क्योंकि जो 1 डिग्री को अगर 60 बराबर भाग किया जाए तो 1 घंटे में जैसे कि 60 मिनट होते हैं, तो ठीक वैसे ही अगर इसको कर दिया जाए तो 60 बराबर भाग कर दिए जाए तो क्या होगा, एक कोण जो है वो 1 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो 1 डिग्री के अगर 60 बराबर भाग किए जाएँ तो प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा, 1 मिनट का हो जाएगा। और अगर उस 1 मिनट का भी 60 भाग कर दिया जाए तो जो होगा वो 1 सेकंड का होगा। तो समझिए कि जैसे लिखा जाता है 23 डिग्री, तो जो ऊपर गोला लगा दिया जाता है इसको बोलते हैं अंश या डिग्री। उसके बाद लिखा जाता है 30 मिनट, तो ये इसी का डिवीज़न है। जो 24वां डिग्री आता है उसी का ये मिनट है, यानी कि 23 और 24 के बीच में आधा है ये। 60 मिनट होते तो 24 डिग्री हो जाता है यहाँ पर, है ना। तो चूँकि ये 24 पूरा डिग्री नहीं है, उसके बीच में है, तो भाई 2 लाइनों के बीच क्या है, अब इसको 30 मिनट का नाम दिया गया। अब मान लीजिए अगर कोई सेकंड भी मान लीजिए किसी स्थान का है तो 15 लिख करके ऐसे 2 ऊपर लगे होंगे, इसका मतलब ये हो गया सेकंड। ये क्या है, ये 2 ऊपर के जैसे इन्वर्टेड कामा लगाते हैं, ये क्या हो जाएंगे, सेकंड हो जाएंगे। और एक सिंगल रहेगा तो क्या होगा, मिनट होगा। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। देखिए मिनट इन्वर्टेड कामा तो नहीं है वो, लेकिन मैं एक आपको आइडिया दे रहा था कि 1 मिनट देखिए कैसे लिखा हुआ है और सेकंड में देखिए कैसे सिंबल लगा हुआ है। तो ये चीज़ समझ लीजिए, आपके समझने की चीज़ है। और कैसे हम लोग मिनट डिग्री लिखते हैं अक्षांश को, वो समझने की चीज़ है। अब ये अक्षांश आपके लिखे गए हैं, तो क्या होगा कि किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। यानी कि यहाँ से अगर इसका कोणीय दूरी निकाल लिया जाए तो जितने डिग्री का कोण बनेगा वही जो है आपके उतनी डिग्री का वहाँ पर अक्षांश होगा, और उसी के आप उसको लाइनें मिला दीजिए तो आपके अक्षांश बन जाएंगे। इनको आप अपनी कॉपी पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप देखें तो जैसे कि आपने एक बनाया हुआ है यहाँ पर इमेज, तो देखिए इसमें यहाँ से एंगल बनाए गए हैं। आप कोण तो जानते ही होंगे, ये 15 डिग्री पर है, ये 30 डिग्री पर है, ये 45 डिग्री पर है, ये 60 डिग्री पर है, ये 75 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। तो जहाँ जहाँ मिलाया वहीं से आप लाइन खींच दीजिए, एक एक सर्किल बना दीजिए। तो ये जो अक्षांश हो जाएगा ये 0 डिग्री हो जाएगा, ये 15 डिग्री अक्षांश, 30 डिग्री अक्षांश, 45 डिग्री अक्षांश, 60 डिग्री अक्षांश, 75 डिग्री, 90 डिग्री अक्षांश। उत्तर की तरफ है तो उत्तरी अक्षांश, दक्षिण की तरफ है तो दक्षिणी अक्षांश। तो साथ में n लिखा जाएगा, इसके साथ में s लिखा जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग अक्षांश को बांटते हैं। तो समझाने की ज़रूरत थी इसलिए मैंने इसको समझाया। परिभाषा क्या है, किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी के माप को अक्षांश कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अंश में मापा जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। यानी कि जो पूरा एक सर्किल है उसको क्या कहेंगे, अक्षांश वृत्त। और ये जो वृत्त होते हैं कभी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। मैंने आपसे कहा ना, जैसे मालाएं छोटी बड़ी करके डालिए सेट करने के लिए, तो क्या कभी एक दूसरे से मैच करेंगे, नहीं मिलेंगे, वो पैरेलल एक दूसरे के सेट ऊपर बैठती जाएंगी ना। तो एक दूसरे के क्या होंगे, समानांतर होंगे, इसीलिए इसको पैरेलल लाइंस भी कहते हैं, पैरेलल्स भी कहते हैं, या समानांतर रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा को क्या माना गया है, तो भूमध्य रेखा को माना गया है शून्यांश। क्यों, क्योंकि भूमध्य रेखा से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की कोणीय दूरी जो है वो पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त की 1/4 है। अगर इसका माप 360 का 1/4 किया जाए तो 90 डिग्री होगा। तो इसलिए उत्तरी ध्रुव किस पर होगा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा, और दक्षिणी ध्रुव क्या होगा, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा। ठीक, तो इस तरीके से जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, जो बिल्कुल पॉइंट है, वो 90 डिग्री लैटीट्यूड होगा, और जो सबसे साउथ में है वो 90 डिग्री साउथ का लैटीट्यूड होगा। उत्तर में हमेशा उत्तरी ध्रुव, नीचे हमेशा दक्षिणी ध्रुव। यह हर मानचित्र का होता है कि ऊपर की तरफ उत्तर बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके सभी ऊपर के अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश कहेंगे और दक्षिणी हिस्से को दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। अब जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो है वो घटती जाती है। देखिए,
अगर ये सबसे बड़ी है भूमध्य रेखा, तो आप जैसे जैसे आप जाएंगे, चाहे दक्षिण की ओर जाएं चाहे उत्तर की ओर जाएं, इनकी लंबाई कम होती जाएगी कि नहीं? ये तो गोले का स्वभाव ही है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण जाते हैं, अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। तो भाई जो सबसे बीच वाला माला है वो सबसे लंबा होगा ना। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो 40,076 किलोमीटर है। जबकि ध्रुवों पर ये रेखाएं एक बिंदु के बराबर रह जाती हैं, तो इसलिए उनकी दूरी शून्य हो जाएगी। तो 90 डिग्री चाहे उत्तरी हो चाहे दक्षिणी हो, उस अक्षांश की लंबाई क्या होगी? शून्य होगी। ये सब स्टेटमेंट में खूब पूछे जाता है आपसे, चाहे आप सीटेट दे रहे हो, चाहे सुपर टेट दे रहे हो, चाहे आप यूपी कमीशन का एग्जाम दे रहे हो, इवन यूपीएससी दे रहे हो। तो स्टेटमेंट जब आएगा और आपको अगर बेसिक नॉलेज पता होगी तो आप सही आंसर टिक करोगे। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की बात कर लेते हैं। तो 0 डिग्री जिसको हमने पढ़ा उसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा है। अब वही जो कोणीय दूरी बनती है, उसी कोणीय दूरी के आधार पर कुछ रेखाओं को नाम दिया गया है। तो चूंकि पृथ्वी का जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री है, तो 23.5 डिग्री तक ही सूर्य लंबवत जाता है, तो इसीलिए उसको मान लिया जाता है अयनांत, अयन का अंत, है ना, ट्रॉपिक्स। तो ये 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होगा उसको कहेंगे कर्क रेखा, जो दक्षिणी होगा उसको मकर रेखा। जो कर्क रेखा है वही हमारे भारत के बीच से गुजरती है, इसको भारत के मानचित्र पर आप देख भी सकते हैं। अब 23.5 डिग्री दक्षिणी को क्या कहेंगे? तो मकर रेखा कहेंगे। अब इसमें एक जो आर्कटिक वृत्त है, अंटार्कटिक वृत्त है, तो वो कितने पर है? 66.5 डिग्री है। तो ये भी पूछे जाते हैं कि 66.5 डिग्री उत्तरी क्या होगा? तो 66.5 डिग्री ऊपर आर्कटिक है तो आर्कटिक वृत्त होगा, नीचे अंटार्कटिक है साउथ में तो अंटार्कटिक वृत्त होगा। तो इस तरीके से चारों नाम यहाँ पर ये जो 3, 2, 5 पॉइंट हैं, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी, 66.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी, ये चारों पांचों के नाम याद रखे रहिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछे जाएं तो वो क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। अब आइए देशांतर की बात कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक बात और जान लेते हैं अक्षांशों के बारे में। यदि एक एक अंश के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची जाएं तो मानचित्र पर इनकी कुल संख्या कितनी होगी? 179 होगी। ठीक, क्यों? क्योंकि जो 90 अंश उत्तरी अक्षांश है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश है, दोनों ध्रुवों पर मात्र बिंदु रह जाती हैं और ध्रुवों पर इनकी लंबाई शून्य हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए याद रखेंगे। और भूमध्य रेखा तो बीच में एक ही है, तो इसीलिए 90-90 जोड़ेंगे तो 180 होगा, लेकिन भूमध्य रेखा दोनों में जुड़ी होगी तो इसीलिए एक घट जाएगा तो 179 इसकी संख्या आ जाएगी। अब अगर देशांतर की बात करें तो मान लीजिए अब आपने ग्लोब पर बता तो दिया कि 90 डिग्री अक्षांश पर ये देश है, 90 नहीं सॉरी, मान लीजिए वो 23 डिग्री अक्षांश पर ये देश है या स्थान है, तो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ 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 भी हो सकता है। तो भाई अगर कोई ऐसी लाइन बांट दें तो ये जो है डिसाइड हो जाएगा कि जहाँ वो ये वाली लाइन क्रॉस कर रही है वो स्थान यहीं पर है। तो यही है आपके देशांतर, ध्रुवों से ध्रुवों तक जो मिलने वाली रेखाएं उनको क्या कहेंगे? देशांतर रेखाएं कहेंगे। तो देशांतर रेखा में यही बात यहाँ समझाया गया है कि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, पीलीभीत शहर जो है लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, तो इसलिए उनकी सही स्थिति जानना हो तो क्या करेंगे? उन पर एक मानक रेखा पूर्व से पश्चिम कितनी दूरी पर है तो इसको हम लोग खींच देंगे, इन्हीं मानक रेखाओं को कहेंगे देशांतर रेखा। तो जो ऐसे ऐसे ही खींची गई हैं ये आपकी पूरब से पश्चिम, ये आपकी अक्षांश हो गई, और जो उत्तर से दक्षिण खींची गई हैं तो ये आपकी वो देशांतर हो गई। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फिर क्या होगा? ये रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हैं और अर्धवृत्ताकार होती हैं। उसमें तो देखा पूरा माला आपने पहना दिया था, इसमें माला नहीं पहनाना है, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दिया तो ये एक आधे गोले को कवर करेंगी। तो देशांतर क्या होते हैं? अर्धवृत्त, अर्धवृत्त के आकार की होती हैं। इनके बीच की जो दूरी होती है, अब आप ही बताइए कि एक बॉल लीजिए, उस पर ऐसे ऐसे आप पेन से ऐसे ऐसे पूरा गोला बनाइए, तो बताइए कहाँ पर इन लाइनों के बीच में सबसे अधिक दूरी होगी? जो ऊपर की तरफ है वहाँ तो शून्य हो जाएगी दूरी, नीचे की तरफ जो यहाँ होगा भूमध्य रेखा पर वही दूरी सबसे ज़्यादा होगी दो देशांतरों के बीच में। ठीक है, ये भी यहाँ भी आप देख सकते हैं जो आपका देशांतर बना हुआ देशांतर रेखा है यहाँ पर। तो इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः कम होती जाती है। ये स्टेटमेंट कमीशन में भी कई बार पूछे गए हैं। ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी शून्य हो जाती है, ये रेखाएं एक बिंदु पर जाकर के मिल जाती हैं। तो किसी बिंदु के चारों ओर अधिकतम 360 डिग्री का कोण बन सकता है। यदि 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं को खींचा जाए तो ग्लोब पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं हो जाएंगी? 360 देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। उसमें देखा था 90 ऊपर 90 नीचे वो हो सकती हैं, इसमें कितनी हो सकती हैं? 360 हो सकती हैं, क्योंकि पूरे ग्लोब पर इसको खींचा जा सकता है। तो अक्षांश वृत्तों के विपरीत सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई जो होती है वो समान होती है। आपने देखा था कि जो उसमें अक्षांश हैं वो अक्षांश छोटे बड़े आपको मिल जाएंगे। देखिए नीचे वाला साउथ वाला अक्षांश इतना बड़ा है और भूमध्य रेखा का अक्षांश इतना बड़ा है, लेकिन पूरे ग्लोब पर जहाँ भी आप देशांतर रेखाओं को देखेंगे वो ध्रुव से ध्रुव तक बराबर ही होंगी।
तो इसलिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि अक्षांश वृत्तों के विपरीत सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई कैसी होती है, समान यानी कि बराबर होती है। अब देशांतर रेखाओं की गणना जो है वो कैसे की जाए, तो इसके लिए हुआ भाई शुरुआत कहाँ से की जाए, तो ग्रीनविच मीन टाइम बनाया गया। तो ये क्या था कि लंदन के पास थी एक ग्रीनविच वेधशाला, तो उसी से गुजरने वाली एक डिग्री को 0 डिग्री देशांतर मान लिया गया, भाई यहीं से काउंट कर लो। तो उसका नाम पड़ गया प्राइम लॉन्गिट्यूड या प्राइम मेरिडियन, या इसी को ग्रीनविच वेधशाला ऑब्जर्वेटरी के पास से गुजरी, इसका नाम ग्रीनविच रेखा भी हो गया, और इसी को कहते हैं GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये इसकी कहानी है, इसलिए इसको बनाया गया। अब क्या होता है कि 0 के जस्ट पीछे कौन सा होगा, तो पृथ्वी की इस रेखा के ठीक पीछे होती है 180 अंश देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री से पूर्व दिशा में 180 अंश तक देशांतरों को पूर्वी देशांतर कहते हैं, और पश्चिम में जाएगा तो पश्चिमी देशांतर कहेंगे। तो पृथ्वी पर 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिमी दोनों को जोड़ दीजिए, कितनी हो जाएंगी, 360 रेखाएं एक ही हैं जो 180 वाली है। इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा एक ही है, तो ये दोनों रेखाएं मिलकर पृथ्वी के परितः वृत्त बनाती हैं जो दोनों ध्रुवों से होकर जाता है। और इसी में आप देखें अगर 0 और 180 मान लें तो एक तरफ पूर्वी गोलार्ध होगा, एक तरफ पश्चिमी गोलार्ध होगा। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं। आइए अब देशांतर और समय कैसे निकाला जाता है ये देख लेते हैं। तो पृथ्वी की आकृति चूँकि गोलाकार है लगभग, तो सभी स्थानों पर एक ही समय सूर्य का उदय नहीं हो सकता है। तो समय को मापने के लिए जो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा हैं उनके ग्रहों की गति जो है वही सबसे अच्छा साधन है कि समय को मापा जाए। लेकिन आप इसमें आप छाया के जरिए बहुत एक्यूरेट तो निकाल नहीं पाएंगे, तो निकालेंगे कैसे, तो छाया के जरिए इतना आप कर सकते हैं कि जब किसी याम्योत्तर देशांतर पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होगा तो वहाँ पर क्या होगा, दिन के 12 बजते हैं, तो इसी को वहाँ पर स्थानीय समय मान लिया गया, लोकल टाइम। तो किसी एक देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय एक ही होता है। इसको समझिए ऐसे कि अगर आपने मान लीजिए इस लाइन को किसी कैंडल के सामने बॉल पर एक लाइन खींची और कैंडल के सामने से लाइन को किया, तो ये जान लीजिए कि सभी स्थानों पर एक ही समय प्रकाश पड़ेगा। ऐसा नहीं है क्योंकि ये इस बॉल को घुमाएंगे तब बाद में इधर प्रकाश पड़ेगा, लेकिन ये जो है यहाँ पर जब भी प्रकाश आएगा इस पर वो सब पर एक साथ ही आएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए किसी एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय एक ही होता है, लेकिन जो वास्तविक समय है जो घड़ी वाला है वो थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है उनके मानक समय के अनुसार, स्टैंडर्ड मेरिडियन के अनुसार। तो पृथ्वी जो है अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, और प्रधान याम्योत्तर जो है GMT उसके पूर्व याम्योत्तर पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय से आगे हो जाता है, और पश्चिम में वो पीछे हो जाएगा। क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति जो है अगर मान लें तो 24 से भाग दे दीजिए 360 को, तो 1 घंटा में कितना डिग्री घूमेगी, तो 24 से भाग देंगे तो 15 आएगा। तो पृथ्वी की घूर्णन गति यानी कि 1 घंटे में 15 देशांतर घूम जाती है। तो 15 15 15 15 देशांतर देखिए 24 घंटा में एक बार पूरी पृथ्वी घूम जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 1 घंटे में 15 देशांतर है यानी कि 60 मिनट में 15 देशांतर है, तो यानी कि 15 देशांतर को पार करने में 60 मिनट लग रहा है, तो एक देशांतर को पार करने में कितना मिनट लगाएगा, 4 मिनट। तो यही आपसे पूछा जाता है कि एक देशांतर पर समय कितना मापन किया जाता है, तो 4 मिनट का। यानी कि अगर आप एक देशांतर पार कर गए एरोप्लेन से तो आपकी घड़ी में 4 मिनट का डिफरेंस आ जाना चाहिए। अब दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि भाई तब तो घड़ी की सुई जो चाबी है वो तो टूट जाएगी मिलाते मिलाते, कब तक मिलाते रहेंगे हर देशांतर पे, प्लेन पे बैठेंगे तो आगे पीछे ही घड़ी करते रहेंगे। तो भाई एक देश में अगर चल रहे हो तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब जगह का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, टाइम जोन होता है। तो ये हर देश में एक टाइम डिसाइड कर लिया जाता है, जैसे आपके यहाँ डिसाइड कर लिया गया 82.5 डिग्री। अब ये हाफ लगा के काहे माना गया भाई, सीधा साधा कोई मान लिए होते 80 85 90 100 कोई मान लिए होते, क्यों ऐसा कर दिए, तो इसके कारण है इसके पीछे, ठीक है। ऐसा ना समझिए कि आपको परेशान करना चाहते थे अंग्रेज, इसके पीछे कारण है उसको यहाँ समझते हैं, बहुत अच्छा इस बुक में समझाया भी गया है, इसको ध्यान से समझिए। तो विभिन्न देशांतर रेखाओं पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। स्थानीय समय में इस अंतर के कारण अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ होती हैं। क्यों, जैसे कि देशांतरों को पार करने वाली रेलगाड़ी की समय सारणी बनाना वो भी नहीं बन पाएगा, एरोप्लेन जा रहा है तो भी नहीं बन पाएगा। तो आप देखिए आपके देश का जो पूर्व और पश्चिमी छोर है उसमें अगर देशांतर में देखा जाए तो वो आपका लगभग 30 डिग्री यानी कि 29 डिग्री देशांतरी विस्तार मिलता है, ठीक है। अब 30 डिग्री और मतलब लगभग मान लेते हैं कि 30 डिग्री का है, तो अगर आप 4 मिनट से कैलकुलेट करें तो 3 चौक 12 120 मिनट हुआ, 120 मिनट मतलब 2 घंटा हो गया।
तो 2 घंटे का समय अंतराल हो जाता है, यानी कि यहाँ पूरब से पश्चिम जाने में 2 घंटे का अंतर हो जाता है। तो इसीलिए ये समस्या ना आए ट्रेनों में और एरोप्लेन में, बाकी आने जाने में, गाड़ियों में, तो क्या किया गया कि भाई इसके बीच का एक लाइन मान लो। तो जो आपके इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है एक लाइन को मान लिया गया, ये है 82.5 डिग्री, इसको मान लिया गया। अब मैंने कहा कि 82.5 डिग्री माना काहे लिया गया, ये भी जानना जरूरी है। तो ये भी अभी आगे आएगा, इसलिए इसके लिए परेशान मत होइए। तो भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये याद रखेंगे, पश्चिमी नहीं है। भारत जो है वो पूर्वार्ध में है, यानी कि उत्तर और पूर्वार्ध गोलार्ध में है, ये ध्यान रखिएगा। जीएमटी के इस साइड में है, पूर्व के साइड में है, और इक्वेटर से देखें तो इस साइड में है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, ये ग्लोब पर आप देख सकते हैं। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मध्याह्न रेखा माना गया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन। इस रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST भी कहते हैं, जो आप मोबाइल वगैरह में देखते हैं। तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट। जब अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जब ग्रीनविच पर 12 बजेंगे तो उस समय भारत की घड़ियों में शाम के 5:30 हो रहे होंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है कि 5.5 घंटा आगे है। अब ये जो क्यों आपको ये रखा गया ऐसा उटपटांगा आंकड़ा कि आपको याद करना पड़ रहा है 82.5 डिग्री, उसका उत्तर आपको यहाँ मिल जाता है। तो पूरे विश्व को मानक समय के आधार पर समय कटिबंधों में बांटा गया है। संपूर्ण विश्व को 30 मिनट की समयावधि, तो 30 मिनट का समयावधि देशांतर में निकलिए, आधे घंटे पे बांटा गया है सबको, है ना। जो 24 घंटा था तो 24 घंटा में आधा घंटा बांट दिया गया। तो अब आधे घंटे का निकालिए 30 मिनट का, तो 4 मिनट पे एक देशांतर होता है, तो 4 से भाग दीजिए, 4 सत्ते 28, 7 तो ख़त्म हो गया, 7 आ गया, और बचा कितना, 2 मिनट बच गया, तो 2 मिनट को आधा डिग्री बोल दिया ना। तो यही 7.5 तो वही 7.5 देखते जाएंगे। तो इसी हिसाब से आधे घंटे को जोड़ते जाइए। तो कभी किसी का 5.5 घंटा होगा, किसी का 5 घंटा होगा, किसी को 6 घंटा होगा, किसी का 6.5 घंटा होगा। आधे घंटे का अंतर करके आगे पीछे कर लिया गया है, जिससे कि आसानी हो जाए। तो कोई भी देश 30 मिनट के गुणक के अंतराल पर ही अपना मानक समय निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए भारत और श्रीलंका का मानक जो समय है वो ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे रहता है, भारत और श्रीलंका दोनों का। और पाकिस्तान बांग्लादेश का मानक समय जो है, तो पाकिस्तान का 5 घंटा आगे है, और बांग्लादेश और पूर्व में है तो उसका 6 घंटा आगे रहता है। और ऐसे कई देश हैं जिनमें चूँकि बहुत बड़ा देश हो जाएगा, जैसे रूस को ले लें, फ्रांस में कई टेरिटरीज़ हैं जो समुद्र पारी हैं, और कनाडा को ले लें, USA को ले लें, तब इतना बड़ा देश है कि उनका अगर एक कटिबंध लेंगे तो पता चला कहेंगे भैया सुबह 6 बजे सवेरा हो रहा है, तो कहेंगे हमारे यहाँ तो सुबह 6 बजे के यहाँ शाम होने जा रही है। तो ऐसी स्थिति ना आ जाए, इसके लिए कई टाइम जोन बनाए गए हैं। तो कनाडा में 6 टाइम जोन है, और आपको पता हो कि इंडिया में एक ही है, हालांकि 2 टाइम जोन की समय बात चल रही है, लेकिन अभी वो यथार्थ में नहीं आया है, तो इसलिए उसको नहीं पढ़ेंगे। और रूस की बात करें तो रूस में 11 टाइम जोन है। USA की बात करें, यहाँ पूछा गया है आपसे, USA में जो है वो लगभग आपके 9 टाइम जोन हैं, और सर्वाधिक जो है वो फ्रांस में टाइम जोन है, वो लगभग 12 है। चूँकि फ्रांस तो है छोटा, लेकिन उसके जो द्वीपों पर अधिकार हैं वो बहुत समुद्र पारी दूर दूर तक हैं। तो 12 जो है टाइम जोन है। नेट पर तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन डिस्प्यूटेड मैक्सिमम जो ऑथेंटिक बुक है उसमें यही डेटा मिलता है। इसके बाद एक आंकड़ा आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का, कि टाइम तो मैनेज कर लिया, आप डेट कैसे मैनेज करेंगे, दिन कैसे मैनेज करेंगे, है ना। क्योंकि पूरी पृथ्वी तो एक दिन का अंतर हो जाता है, और आप प्लेन से उड़ करके एक दिन में तो चक्कर मार दोगे, तो कैसे आप अपना दिन मैनेज करोगे। या कहीं अगर पास से आप निकल रहे हो, तो इसके लिए क्या किया गया कि चूँकि पृथ्वी गोल होने की वजह से प्रत्येक स्थान पर पूर्व व पश्चिम किसी भी दिशा में यात्रा करके पहुँचा जा सकता है। तो ग्लोब पर 180 अंश की पूर्वी व पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है। यदि 0 डिग्री देशांतर को 180 पूर्वी देशांतर की ओर चलें तो क्या होगा, 180 में 4 से गुणा कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे, 12 घंटे हो जाएंगे। 720 मिनट में भाग दे देंगे 60 से, तो 12 घंटे हो जाएंगे। तो यानी कि 12 घंटे का समय बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, कि अगर ये ग्लोब है और इसको आप अगर 0 मान लें, इसको 180 मान लें, इसको 180 मान लें, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 12 घंटा लग जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 12 घंटा लग जाएगा। जाने का मतलब फिर इसके पीछे आना है भाई, ऐसे ना समझिए कि यहीं आके ये तो 6 घंटे में पहुँच जाएंगे ना यहाँ पे। तो 180 तक की बात कर रहा मैं, यानी कि पूरा जो गोलार्ध है, पूर्वी या पश्चिमी गोलार्ध, 180 तक जाना है। ठीक है, 0 से 180 तक, 0 से 180 तक पूर्व और पश्चिम में अगर पूरा कर लें तो 12-12 24 घंटे हो जाएगा।
यानी कि अगर पूरा चक्कर काटेंगे तो एक दिन का अंतर घट या बढ़ जाएगा। तो कैसे घटाते बढ़ाते हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ एक मैप दिया हुआ है। अगर उससे आपको थोड़ा सा कम समझ में आता है तो ये मैं आपको डिटेल में बता दूं कैसे घटाते बढ़ाते हैं। कि इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए 180 अंश देशांतर रेखा के सहारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान ली गई है 180 को। अब इसमें देखा गया कि देश जो है किसी के ऊपर गुजरेगा तो पता चला उसी देश में अलग अलग डेट हो जाएगा। उसके एक क्षेत्र वाले कहेंगे कि आज ये तारीख है, एक क्षेत्र वाले कहेंगे तारीख। तो इसलिए जहाँ जहाँ पर द्वीप वगैरह हुआ तो वहाँ से क्या किया गया, इसको मोड़ लिया गया है और मोड़ के फिर आगे बढ़ा लिया गया। तो इसलिए आप देखें तो थोड़ा उसको मोड़ करके जिन आपको जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बनाई गई है कि किसी के देश के बीच से ना गुजरे द्वीपों के, ठीक है। तो इसीलिए इसमें समझिए कि इस रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार करने पर एक दिन कम हो जाता है और पूरब से पश्चिम की ओर पार करने पर आगे आने वाले दिन में गिना जाता है। उदाहरण जैसे जान लीजिए, अगर जापान से संयुक्त राज्य अमेरिका, तो जापान से संयुक्त राज्य अमेरिका जाने लगेंगे तो बीच में आपका आ जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, जापान इधर पड़ेगा और यूएसए इधर पड़ेगा। तो जब इधर से जाने लगेंगे तो क्या होगा, कह रहा है कि जापान से संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाला एक जहाज अब यहाँ ये आपका जो 180 डिग्री इसको पार कर रहा है। तो क्या होगा, इस रेखा को सोमवार को शाम को 5 बजे पार करता है, यानी कि 5 PM मंडे को ये पार कर रहा है। अगले दिन यहाँ क्या होगा, दिन घटेगा कि बढ़ेगा। तो यहाँ समझिए क्योंकि ये दिन आगे होता है इसलिए इसको एक दिन पीछे कर दिया जाएगा। मान लिया जाएगा कि रविवार का शाम 5 बज रहा है यहाँ पर, और इसी के विपरीत अगर इधर से जा रहे हैं, अगर तिथि रेखा को पार करते हैं तो अगर यहाँ रविवार को शाम 5 बजे हैं तो माना जाएगा कि आप इसको सोमवार की शाम 5 बजे यहाँ पर होंगे। तो इस तरीके से जो दिन है वो घटाए बढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ आपको वही बताए गए हैं, विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त, मकर वृत्त, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। जो हमने आपको लैटिट्यूड बताए हैं उन्हीं के नाम हैं, इनको डिटेल में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये आपका एक जो बुक है बहुत कम में आपको अच्छे से समझाया है। थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लेते हैं, देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया। अंतर बताइए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में। तो उत्तरी ध्रुव कहाँ है, ग्लोब के उत्तर में। दक्षिणी ध्रुव कहाँ है, दक्षिण में है। 90 डिग्री लैटिट्यूड है, जो 0 लंबाई उनकी। कर्क रेखा मकर रेखा में क्या अंतर है, तो जो अयनांत हैं यानी कि आपके ट्रॉपिक्स हैं, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा का जहाँ तक सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो 23.5 डिग्री ये आपका हुआ नॉर्थ, और ये वाला हुआ आपका 23.5 डिग्री ये हो गया साउथ। तो ये जो साउथ वाला है ये है मकर और ये वाला जो है ये है कर्क। तो इस तरीके से अंतर इसका याद रखेंगे। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर। जो 0 डिग्री अक्षांश है वो आपकी क्या होगी, भूमध्य रेखा होगी। 0 डिग्री अक्षांश क्या होगी, भूमध्य रेखा होगी। ये 0 डिग्री अक्षांश है। और 0 डिग्री देशांतर क्या होगा, तो ये होगा आपका GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, जहाँ से आपका टाइमिंग मैनेज की जाती है। आर्कटिक वृत्त क्या है, अंटार्कटिक वृत्त क्या है, तो आप ग्लोब पर देखें तो 66.5 डिग्री उत्तरी जो है वो आर्कटिक वृत्त है, 66.5 डिग्री दक्षिणी जो है वो आपका अंटार्कटिक वृत्त है। ठीक, शब्द चुनकर खाली स्थानों को भरिए। तो प्रधान देशांतर रेखा के ठीक विपरीत GMT के पीछे कौन सी है, तो 180 डिग्री है, तो इसको आप ऐसे भर सकते हैं। अक्षांश एवं देशांतर का मापन किस में किया जाता है, तो अंश में किया जाता है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई कैसे होती है, तो देशांतर रेखाओं की लंबाई जो होती है वो बराबर होती है क्योंकि सब उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव तक होते हैं। शून्य अंश अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, तो भूमध्य रेखा कहते हैं। अब इसमें एक आइए इसको मैच द फॉलोइंग का है, इसको देख लेते हैं, मिला लेते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर क्या होगा, अभी मैंने इसको बताया। तो 0 डिग्री देशांतर जो है आपका GMT हो जाएगा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है तो ये आपका मकर हो जाएगा। और 66.5 डिग्री उत्तरी है तो आर्कटिक हो जाएगा। 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश है तो दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। और 180 डिग्री देशांतर है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे इसमें होगा पृथ्वी की गतियाँ, और उसको भी हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे कम समय में। जो पूरी बुक है वो आपका अच्छे से रिवाइज कर देंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और आपके जो लाइक्स हैं, आपके जो व्यूज़ हैं वो डिसाइड करेंगे कि मैं इस सीरीज़ को आगे कितना कंटिन्यू करता हूँ। तो इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता है और हम इसको आगे कंटिन्यू कर पाएँ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।